नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। ऑपरेशन सिंदूर को 7 दिन हो गए। एक हफ्ते पहले, लगभग एक हफ्ते पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था और 25 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान के अंदर जो 9 आतंकी ठिकाने थे उन्हें मिट्टी में मिला दिया था। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद कहा भी था कि एक आतंकी को मिट्टी में मिला देंगे। 100 आतंकवादियों को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी और ऑपरेशन सिंदूर की लालिमा और भारतीय सेना की शौर्य की कहानियां लगातार दुनिया भर में कहीं सुनी जा रही हैं। दुनिया भर में इसकी चर्चा है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान जो घोषित रूप से दुनिया भर में एक आतंकिस्तान बन चुका है, आतंक का एक ठिकाना बन चुका है, क्या वो पाकिस्तान कब जो है वो आतंकिस्तान से अलग होगा? कब पाकिस्तान सुधरेगा? यह सवाल आज सिर्फ भारत नहीं बल्कि मुझे लगता है पूरी दुनिया को यह सवाल पूछना चाहिए। क्योंकि आज जो खबर लगातार पिछले 2 दिन से आ रही है वो खबर आपने सुनी होगी, और वो खबर यह है कि पाकिस्तान को पहले आईएमएफ से लोन मिला था, आपको जानकारी है। और उसके बाद जो अब खबर आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में जो तमाम आतंकवादी मारे गए थे उनके परिवारों को मुआवजा राशि देने का उसने लगभग ऐलान किया। ये जो खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं, अभी खुलकर पाकिस्तान ने ऐसा कहा नहीं है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, और अगर इस तरह से पैसा बांटा गया, लगभग 100 आतंकी जो ढेर हुए हैं उनको, तो आप समझ लीजिए पाकिस्तान करीब 100 करोड़ रुपया जो है वो आतंकियों के परिवारों को बांट देगा। और सवाल फिर यह है कि अगर इसी तरह से आतंकवादियों को ताकत पाकिस्तान देता रहेगा, आतंकियों के परिवारों को पालता पोसता रहेगा, आतंकियों को पालता पोसता रहेगा, तो फिर वो पाकिस्तान कब बनेगा जिसका सपना मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने तो एक ऐसे प्रोग्रेसिव पाकिस्तान का सपना देखा था जो दुनिया के लिए इस्लामी मुल्कों का एक उदाहरण बन जाए, मॉडर्न एक इस्लामी मुल्क बन जाए जिसको देखकर दुनिया कहे कि हां, यह इस्लामी मुल्क होता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने यही सपना बंटवारे से पहले दिखाया था, और यही सपना उन्होंने बंटवारे के बाद भी पाकिस्तान के लोगों को दिखाया। लेकिन आज पाकिस्तान की हालत क्या है? जिन्ना तो चाहते थे, मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि पाकिस्तान जो है वो मॉडर्न देश हो, उसके पास तकनीक हो, मॉडर्न तकनीक हो। पाकिस्तान जो है आर्थिक रूप से एक संपन्न देश बनेगा, एक ऐसा देश, एक धर्मनिरपेक्ष देश बनेगा जहां सभी धर्मों के लोग अपने अपने जो धर्म है उनका पालन कर सकेंगे। लेकिन आज पाकिस्तान की स्थिति क्या है? पाकिस्तान आज भिखारी देश बन गया। आईएमएफ से कभी पैसा मांगता है, कभी वर्ल्ड बैंक के सामने कटोरा फैलाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही पाकिस्तान ने जिस तरह से ट्वीट किया था आधिकारिक रूप से कि हमें पैसे दे दो, हमारे पास पैसे खत्म हो रहे हैं, उससे दुनिया भर में उसकी फजीहत हुई थी। बाद में उसको वो ट्वीट डिलीट भी करना पड़ा। और पाकिस्तान में क्या स्थिति है तमाम धर्मों की, वो किसी से छुपा नहीं है। सिखों को वहां से भागना पड़ता है, वहां ईसाइयों के साथ क्या हो रहा है, हिंदुओं की तो खैर गिनती नहीं, अब वहां गिनती सिर्फ टिप्स पे गिनने लायक हिंदू वहां बचे हैं। ये तो वो पाकिस्तान नहीं था जिसका सपना मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था और दुनिया को दिखाया था। तो सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान जो है वो सपनों का पाकिस्तान कब बनेगा? अभी तो वो आतंकिस्तान बना हुआ है। दुनिया भर में जो तमाम बड़े आतंकी हमले हुए, उन आतंकी हमलों में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भूमिका, पाकिस्तान का हाथ, पाकिस्तान तक कनेक्शन जो है वो जरूर मिला है। तो आज दो टूक में ये सवाल जरूर उठाऊंगा और इस पर चर्चा आज करेंगे। पाकिस्तान आखिर कब तक आतंकिस्तान? आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है? अगर आतंकियों को, आतंकी के परिवारों को वो करोड़ों करोड़ रुपया बांट रहा है, आज बांटने का ऐलान कर रहा है, और दूसरी तरफ जो आतंकी ठिकाने, जो आतंकी अड्डे भारत ने तबाह किए, उनमें कई अड्डों को फिर से बनाने की भी बात कर रहा है कि इनमें से कई अड्डों को फिर से बनवाया जाएगा। जो आतंकी हैं
उनको ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो बचे हुए आतंकी हैं उनको सुरक्षित ठिकानों पर सेना लेकर गई है। सेना ने उनको सुरक्षित ठिकानों पर लेकर गए हैं ताकि भारत के प्रकोप से वो बच सकें। आज दो टूक में इन सब पर चर्चा जरूरी है और सवाल यह भी है कि भारत तो आतंकवाद से लड़ रहा है, लड़ता रहेगा, और भारत ने अभी आतंकवाद से लड़ने के लिए एक न्यू नॉर्मल की नई लकीर भी खींच दी है। लेकिन दुनिया आखिर कब समझेगी और दुनिया कब जागेगी, ये सब सवाल आज दो टूक में उठाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं सवाल उठाऊं, एक बार जरा सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से पाकिस्तान को लेकर भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, और उसके बाद किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दुनिया को पाकिस्तान की जो असलियत थी वो दुनिया के सामने उन्होंने लाने की कोशिश की, दुनिया को जगाने की कोशिश की, और यह साफ कह दिया कि भारत जो है आतंकवाद जो देश है, आतंकिस्तान है, उसके किसी परमाणु ब्लैकमेलिंग में और उसकी किसी धमकी में और आतंकी को आगे बढ़ाने की उसकी नीति के सामने भारत कभी नहीं झुकेगा। सुनिए और देखिए ऑपरेशन सिंदूर ने किस तरह से 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को लेकर क्या कुछ कहा था। एक बार फिर सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं।
आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। तो भारत ने तो संकल्प ले रखा है, राष्ट्रीय संकल्प है, इस आतंकवाद के सामने नहीं झुकेंगे और न्यू जो है नए तरीके से नया भारत आतंकवाद का भी जवाब देगा। आतंक के आका पाकिस्तान को भी हर बार उसकी नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया इन चीजों को क्यों नहीं समझती, क्यों नहीं देखती, ये सवाल हमारे सामने है। क्योंकि एक बार नहीं पाकिस्तान के हुक्मरान बार बार इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए थोड़ी हैरानी भी होती है। हालांकि पाकिस्तान के हुक्मरान जब ये स्वीकारते तो उसमें वो ये भी कहते कि हमने दरअसल आतंकवाद को पाला पोसा पश्चिम के इशारे पर सवाल यह है कि आप पश्चिम की कठपुतली बनकर ही रहना चाहते हैं? और अगर आपको अब पश्चिम अगर होश में आया तो सवाल है आप मदहोश क्यों हैं आज भी? ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आपको सुनाता हूं पाकिस्तान के कुछ हुक्मरानों की हाल फिलहाल की और आज की नहीं, पहले की भी उनके बयान, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने आतंकवाद को पाला पोसा, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी, ये आतंकी हमारे हीरो हैं। सुनिए जरा। इशू देखो, माहौल इधर 1979 से बहुत तब्दील होता चला रहा है। एक रिलीजियस मिलिटेंसी हमने पाकिस्तान के हक में यहाँ इंट्रोड्यूस की सोवियत को निकालने के लिए। ठीक है, हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक्कानी है हीरो है हमारा जी, ठीक है, चीज का हीरो है। बिल्कुल, ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था, CIA का भी था शायद। यस, ये ज़वाहिरी हमारा हीरो था। The Pakistani state, the Pakistani dictatorship at the time funded and supported in every way possible the Mujahideen to take on the communists in Afghanistan. We did that in coordination and collaboration with Western powers. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. तो आपने पाकिस्तान के हुक्मरानों को सुना, वो खुद कह रहे हैं कि हम तो आतंकवादियों को पालते पोसते रहे, ट्रेनिंग देते रहे, हमारे तो हीरो थे, ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था जी। ये खुद मुशर्रफ कर रहे, जनरल मुशर्रफ पाकिस्तानी सेना के अध्यक्ष रहे और साथ साथ पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी रहे। इन सबको लेकर आज चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं अपने मेहमानों से परिचय कराऊं। आज की 3 बड़ी अपडेट आपको बता देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 3 बड़ी जो अपडेट्स हैं वो भी आपको जान लेनी चाहिए, क्योंकि ये सब जो कुछ हो रहा है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हो रहा है वो आपकी जानकारी में रहना चाहिए। बीएसएफ का जो जवान थे वो आज स्वदेश वापस लौट आए। बीएसएफ के जवान जो थे पूनम कुमार, 20 दिन बाद उनकी वतन वापसी हो गई, ये आज की बड़ी खबर रही। 20 दिन बाद डीजीएमओ के साथ जब बातचीत हुई उसके बाद जो है आखिर पाकिस्तानी रेंजर्स ने भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया। ये पाकिस्तान के ऊपर जो दबाव था ये उस दबाव का एक उदाहरण है। वाघा बॉर्डर से लौटे पूनम कुमार, बीएसएफ के जवान स्वदेश लौटे, तो ये 23 अप्रैल को वो गलती से बॉर्डर पार करके चले गए थे पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान ने उन्हें बंदी बना लिया था और बाकायदा पाकिस्तान की तरफ से कुछ लोग ये कह रहे थे कि यासिन मलिक आतंकी को छुड़ा लो और उसके बदले में जो है ये पूनम कुमार को वापस करो। लेकिन फिरोजपुर में बीएसएफ जवान को जब इस तरह से जो है वहाँ पर चले गए तो उसके बाद उनको वापस लौटा दिया गया है। आज उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे सुहाग को मोदी जी ने लौटा दिया है और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। ये पूनम कुमार की पत्नी ने कहा, क्योंकि बीएसएफ के जवान स्वदेश लौटा। ये आज का एक पहला अपडेट था। अब दूसरा अपडेट भी आपको बता देता हूं। आज का दूसरा अपडेट जो है, पाकिस्तान जो है सिंधु जल समझौते को लेकर मोदी सरकार से पाकिस्तान ने आज गुहार लगाई है। अब पानी के लिए गिड़गिड़ाने की शुरुआत हो गई है। हालांकि भारत ने अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन इस ट्रेलर के बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने का ऐलान किया था।
पीएम मोदी ने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, और आज पाकिस्तान ने बाकायदा भारत से संपर्क करके इस फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। तो पानी के लिए पाकिस्तान गिड़गिड़ाना है, गिड़गिड़ाने की उसकी शुरुआत हो गई है। और मैंने कहा अभी तो सिर्फ ट्रेलर उसने देखा है, ट्रेलर के बाद उसकी शुरुआत हो गई है, क्योंकि भारत ने कभी पानी रोका, कभी छोड़ा, कभी वहां बाढ़ जैसे हालात, कभी सूखे जैसे हालात। और ये जो भारत ने किया है, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट होंगे अगले 2 से 3 महीने में। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उस पर बहुत हद तक निर्भर है। तो ये दूसरा अपडेट था। और अब आपको तीसरा अपडेट भी आज का बता देता हूं। आज का जो एक तीसरा अपडेट था, उस तीसरे अपडेट को भी सुन लीजिए। आज का एक और तीसरा बड़ा अपडेट जो ऑपरेशन सिंधु के बाद लगातार जो अपडेट चल रहे हैं उसमें मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले ये जी हाँ तीसरा अपडेट आपको बता दूं। दरअसल एक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं, बहुत सारे लोग जो हैं दुनिया भर में, भारत में खास करके ज़्यादा लोग जो हैं इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत को आखिर क्या मिला, भारत को इस जो ऑपरेशन सिंदूर से क्या मिला। भारत तो जो है वो भारत ने संघर्ष विराम जो क्यों स्वीकार कर ले, इस तरह की तमाम चीज़ें कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस बारे में टॉम कूपर हैं, या आप जो तस्वीर देख रहे हैं टॉम कूपर की तस्वीर है। टॉम कूपर एक ऑस्ट्रेलिया के रक्षा विशेषज्ञ हैं, सैन्य विशेषज्ञ हैं, 500 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं। टॉम कूपर ने बाकायदा आज एक बड़ा उन्होंने ब्लॉग लिखा, और जो लोग भारत की सेना के दावों को स्वीकार नहीं करते ना, भारत की सेना के बावजूद, उनको भारत की सेना के बयानों के बावजूद उनको लगता है कि भारत को क्या मिला, तो आज टॉम कूपर ने अपने ब्लॉग में साफ साफ लिख दिया, टॉम कूपर ने साफ साफ लिख दिया कि भारत की बड़ी जीत हुई है ऑपरेशन सिंदूर में। टॉम कूपर ने कहा, ऑस्ट्रेलियाई, बता रहा हूं फिर से, ऑस्ट्रेलियाई रक्षा और सैन्य विशेषज्ञ हैं, 500 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं। उन्होंने कहा भारत को एक बड़ी जीत मिली है, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया, जिस तरह से सटीक निशाने भारत ने लगाए, भारत ने हर क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता साबित की। टॉम कूपर ने यह भी कहा है कि भारत ने बाकायदा पाकिस्तान के जो परमाणु, जहां पर वो अपने संयंत्र रखता है, अपने हथियार रखता है, उनके दरवाजे पर जाकर भारत ने स्ट्राइक की है, और इसके कारण जो है पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया, और इसीलिए पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा, ये टॉम कूपर ने कहा। बहरहाल तो ये आज की 3 बड़ी अपडेट थे। और जैसा मैंने कहा, आज का मेरा विषय कि पाकिस्तान कब तक रहेगा आतंकिस्तान, इसी पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज जो है 5 मेहमान आज की इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ जो एम्बेसडर अनिल कुमार तिगुनायत जुड़ चुके हैं, वो पाकिस्तान मामलों के जानकार भी हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं। मेरे साथ मेजर जनरल बिपिन बख्शी जुड़े हुए हैं। और आज ही मैंने सुना तो मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी, इसलिए जनरल साहब मैं बोल देता हूं कि जो सेना के लोग हैं वो रिटायर नहीं होते, उनके लिए कहना चाहिए वो वॉर वेटरन हैं, रिटायर नहीं है। सेना के आदमी रिटायर कभी नहीं होते, तो इसीलिए वॉर वेटरन है मेजर जनरल बिपिन बख्शी। सुमित पीर है मेरे साथ, एक्सपर्ट हैं जियो पॉलिटिक्स से, सुमित पीर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज जो हैं वो जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU के हैं। और मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, जो हैं वो इस्लामी मामलों के जानकार हैं। मौलाना साजिद रशीदी, आज की डिबेट में आपसे शुरू करता हूँ। जिन्ना ने एक सपना दिखाया था कि भाई पाकिस्तान बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे, वैसा बनाएंगे, लेकिन वो एक टेररिस्तान बनकर रह गया, आतंकिस्तान बनकर रह गया। क्या वजह है? अभी हम सुन रहे थे जनरल मुशर्रफ कह रहे थे कि भाई ये तो हमारे हीरो थे, तालिबान को हमने ट्रेनिंग दी, ये ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था, अल जवारी हमारा हीरो था, और कह रहा है कि हमने रिलीजियस मिलिटेंसी जो है पाकिस्तान के हक में इंट्रोड्यूस की। क्या मतलब है इसका? देखिए, जिन्ना से मैं शुरू करता हूँ। आपने कहा कि जिन्ना ने ये सोचा था। जिन्ना खुद इस्लामिक नहीं था, वो नास्तिक आदमी था। वो कैसे इस्लामिक देश बनाने की सोच सकता था? उसके मन में एक चाह थी, एक सोच थी कि मैं भी गांधी की तरह बन जाऊं, एक दूसरा मुल्क लेके। वो नाम उसने कमा लिया, इसके अलावा कोई सोच उसके आगे थी नहीं। तीसरी बात, ये मुसलमान मुल्क, इसको आप कह सकते हैं, इस्लामिक मुल्क नहीं है। अगर ये इस्लामिक मुल्क होता तो इसमें आतंकवादी पैदा ना होते। इसमें जो है जिहाद के नाम पर जो गतिविधियाँ चल रही हैं वो चीज़ें नहीं होती, क्योंकि इस्लाम इन चीज़ों को कतई इजाज़त नहीं देता। इसीलिए हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान, तमाम ऑर्गेनाइजेशन इन तमाम चीज़ों को आतंकवाद से जोड़कर देखते हैं। किसी ने भी उनका समर्थन नहीं किया। और आपने देखा होगा कि कश्मीर में पहली बार
तमाम मुसलमान सड़कों पर निकलकर उन्होंने आतंकवाद की मुखालफत की है। वहाँ तिरंगा यात्रा निकल रही है कश्मीर ये बहुत बड़ी हमारी जो है हमारा डेवलपमेंट है हमारी तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से, कि कश्मीर का मुसलमान भी आज मुख्य धारा में से जुड़कर हिंदुस्तान के साथ खड़ा होकर इन पाकिस्तानी आतंकवादियों की गतिविधियों को सीधा आतंकवाद से जोड़कर देख रहा है। तीसरी बात, हमले की बात हुई। देखिए मेरा अपना जो मानना है, मैं अपनी बात बताता हूं आपको। पाकिस्तान एक आतंकवाद का पेड़ है और ये जो हमने नष्ट किया है ना, एक फल को नष्ट किया है हमने। ये इतना गंदा पेड़ है पाकिस्तान जिसका नाम है, ये फल देता रहेगा। ये आतंकवाद के फल इस पर फिर फलते फूलते रहेंगे। जैसे आपने उन लोगों को सुनवाया जिनको मैं इस्लामी कायद नहीं मानता, उनको सुनवाया, उन्होंने कहा ये हमारे हीरो हैं। तो जितने लोग हैं उनकी सोच यही है कि ये हमारे हीरो हैं। अजहर मसूद हैं, लखवी हैं, फलां हैं, ये सारे जो है इनके हीरो हैं। तो ये जो आतंकवाद का फल है ये पाकिस्तान से बराबर मिलता रहेगा। अगर कोई ये सोचे या किसी के जहन में ये हो कि हमने आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया, अब शायद आतंकवाद ना पनपे, ऐसा नहीं हो सकता। ये पेड़ है, इसमें फल आता रहेगा। ये बहुत बड़ी बात मैं आपके सामने कह रहा हूं। मेरी अपनी सोच ये थी, मेरी अपनी चाहत ये थी कि इस आतंकवाद के पेड़ को खत्म होना चाहिए। जब तक पाकिस्तान रहेगा, जब तक आतंकवाद रहेगा, जब तक ये आतंकवादी, आप चाहते हैं नक्शे से, दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान, दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम खत्म हो, तभी जाकर ये आतंकवाद जैसी चीज और आतंकवाद जैसी लानत दुनिया से खत्म हो सकती है। ये मेरी अपनी सोच है। सरकार ने समझौता किया, हम सरकार से बाहर नहीं है। नहीं, सरकार ने देखिए सरकार का जो भी फैसला है, हम जंग के भी साथ थे, हम उसके फैसले के भी साथ हैं। जो कुछ भी हुआ वो हमसे ज्यादा जानते हैं देश के मामलों को, देश की बातों को। हम तो अपनी निजी राय रख सकते हैं, उनको पूरे देश का सोचना है, तो हम इसके भी साथ हैं। लेकिन हमारी सोच ये थी, हम ये चाहते थे, और ख़ासतौर से हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान, चूँकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जिससे मेरी बात से सब लोग मुत्तफिक रहेंगे। ये जो आतंकवादी पाकिस्तान से आकर देश में आतंकवादी गतिविधियाँ करके चले जाते हैं, यहाँ का मुसलमान इससे बड़ा प्रभावित होता है। आप देख रहे हैं जगह जगह जिस तरह की चीज़ें उठ रही हैं मुसलमानों को लेकर। और बाकायदा मैं आपको अपनी घटना बताता हूँ, अभी 3 दिन पहले की घटना। मैं एक जगह रोड पे खड़ा हुआ था किसी काम के लिए, 4 लड़के सीधे बाइक से आए और उन्होंने मुझे एक बड़ी मोटी गाली दी। आप यकीन जानिए, मैं टीवी पर नहीं दे सकता। और गाली देकर मेरे सामने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। हालांकि मैं खुद पाकिस्तान मुर्दाबाद कहता हूं, लेकिन एक जो सोच बन गई है नौजवानों में, नई नस्ल में, कि मुसलमान आतंकवादी है। हिंदुस्तान के मुसलमान को भी पाकिस्तान के मुसलमान से जोड़कर देखा जा रहा है। ये हिंदुस्तान के मुसलमान का बहुत बड़ा नुकसान है जी। हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के साथ जीना मरना हमारा है, इस देश में हमें रहना है। हमें भी अगर उसी नजर से देखा जाएगा तो ये पाकिस्तान की करतूत की वजह से है, हमें बड़ा नुकसान है इसका। इसलिए हम ये चाहते थे कि दुनिया के नक्शे से ये गंदा आतंकवाद का पेड़ खत्म हो जाए। और आइंदा, जैसे मोदी जी ने कहा कि अभी हमने मामले को खत्म नहीं किया है, अगर पाकिस्तान ने जरा सी भी चूक करी तो उसका हम भरपूर जवाब देंगे। तो मेरी मांग भी ये है सरकार से कि आइंदा जब भी ऐसा मौका हो, बस खत्म होना चाहिए सारा मामला। अरे इंशाल्लाह आपकी जो है, जो आपने सोचा वो एक ना एक दिन जरूर होगा। अभी तो आज तो खबर आई है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कह दिया कि भाई हम पाकिस्तान को मानते नहीं, हमारा एक अलग मुल्क है। हालांकि उस पर अभी क्या कुछ होगा देखना बाकी है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो आप कह रहे हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं अनिल त्रिगुणायत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि पाकिस्तान के हुक्मरान बार बार जो है ये स्वीकार करना उनका और ये कहना कि भाई हम तो डर्टी गेम वेस्ट का करते रहे, तो आज ये मैं समझना चाहता हूं आखिर डर्टी गेम वेस्ट का पाकिस्तान क्यों दुनिया भर के पश्चिम के जो है गंदे कपड़े अपने गुसल खाने में धोता रहा। और सवाल यह है कि अब तो दुनिया आतंकवाद को लेकर के जो है फिर भी दुनिया का नजरिया बदला, तो दुनिया आज जो है उसको नहीं स्वीकार करी, लेकिन पाकिस्तान आज भी वही कर रहा है।
और सवाल यह है कि दुनिया फिर उसको कैसे देखती है, कैसे आज भी जो है IMF का लोन मिल जाता है पाकिस्तान को और उसके बाद वो कह देता कि भाई वो आतंक मारे गए आतंकवादियों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया देगा। ये सब दुनिया को दिखाई नहीं देता क्या? अशोक जी, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं मौलाना रशीदी साहब को कि जिस तरह से उन्होंने वो बात कही वो सच है और वो पेड़ पनप रहा है और विशाला होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। और जो जो जैसे जैसे वहाँ की एक चीज पाकिस्तान के अंदर आपको माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान में एक डीप स्टेट है। डीप स्टेट है उनकी आर्मी और उनकी इंटेलिजेंस, और वहां पर कोई पॉलिटिकल लीडरशिप का कोई मतलब नहीं है। वो बेकार नाम की पॉलिटिकल लीडरशिप है। आर्मी जब चाहती है जिसको ले आती है, जब चाहती है जिसको हटा देती है। तो आप समझिए कि टेररिज्म जो है, जो आतंकवाद या आतंकी संगठन है या आतंकी हैं, वो उनकी विदेश नीति का एक बड़ा हिस्सा है भारत के खिलाफ। ये ऐसा नहीं है कि ऐसे उगे जा रहे हैं और चले जा रहे हैं, ये पूरी तरह पनपाए जाते हैं उनको। वो उनका एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, जैसा कि उनके प्रधानमंत्री ने भी कहा और डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा। तो इसको हम उनको एक तरह का आप ये समझ सकते हैं कि वो इसको यूज करते हैं भारत के खिलाफ और अफगानिस्तान के खिलाफ। और ये आतंकी संगठन जो है सारी दुनिया में मिल जाते हैं, कहीं के भी हों। इनका एक सिंडिकेट बना हुआ है और ये रिपोर्ट्स आई हैं इस तरह की, एक दूसरे को वो सपोर्ट करते हैं, कहीं कहीं कम्पीट भी करते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। जहाँ तक रही बात, आपने कहा कि कैसे विदेश ये वेस्टर्न कंट्रीज की और इनकी, तो आपको याद होगा जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था, उस वक्त कोल्ड वॉर चल रहा था। तो कोल्ड वॉर के टाइम पे, और उस वक्त सऊदी अरेबिया जो आज बड़ा रिफॉर्मिस्ट नेशन है, सऊदी अरेबिया पूरी तरह वहाबी फिलॉसफी को बढ़ाने में मदद करता था सारी जगह, और उनको फंडिंग करते थे। और अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर के, और पाकिस्तान, ये तीनों जो हैं सेंटो ग्रुप के मेंबर्स थे, और उन्होंने ये उस वक्त में मुजाहिदीन और तालिबान का पैदाइशी करी, उनको ट्रेन किया और सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाया उनको। उसके बाद सोवियत यूनियन हार गया। तो सोवियत यूनियन जब वहां से चला गया तो उसके बाद में ये तो कहाँ जाएंगे? जो आदमी सिर्फ टेररिज्म में जिसको गन उठानी आती है वो तो अपने कुछ नहीं कर सकता है। तो उन्होंने फिर उसके बाद से देखा आपने, तालिबान फिर पावर में भी आया। जब वो पावर में आया तो 9/11 हो गया। 9/11 हो गया तो उसके बाद में आके अमेरिका ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। दूसरा 2003 में उन्होंने अटैक किया और इराक के ऊपर। तो जब ये सारी जगह इस तरह से अटैक किया है तो उसका एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा आपको, जो श्रेय जाता है वो अमेरिका को भी जाता है इस टेररिज्म को पनपाने के लिए और बढ़ाने के लिए। तो ये बात भी दुनिया को नहीं भूलनी चाहिए। आज तक वो लोग विदेश में जितने भी ये बड़े बड़े देश हैं, ये आज तक इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि टेररिज्म उन्होंने खुद बढ़ाया नंबर 1, और वो गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट में कंपेयर करते हैं। पाकिस्तान को कौन बढ़ा रहा आगे? पाकिस्तान को चाइना है जो कहता है कि हम टेररिज्म में लड़ रहे हैं, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट होते हैं उनके ऊपर टेक्निकल होल्ड करता है पाकिस्तान, चाइना। और आप देखिए अमेरिका, $400 मिलियन उन्होंने उनको F-16 के उसके लिए दे दिया, और अभी भी इस तरह की बात कर रहे हैं कि उनका स्टेटमेंट जो आया कि भारत और पाकिस्तान जैसे एक तरह बराबर बात है, और कोई उस टेररिस्ट एक्शन का आपको एक्शन ही मत लीजिए, बस सिंपैथी से काम चला लीजिए। ऐसा नहीं होता है। भारत बदल चुका है, और जिस तरह से हमने देखा है कि इस सरकार की जो नीति रही है कि वहाँ जहाँ जहाँ उनके अड्डे हैं वहाँ जाके मारेंगे, और इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। हालांकि जैसा रशीदी साहब ने कहा कि ये फल है, मैं समझता हूँ 2-4 पत्तियां ही ली हैं, अभी तो बहुत बड़ा काम है वहाँ पे बाकी। और कंट्री वो स्प्लिट होता जा रहा है, पूरी तरह से टूट रहा है। देखिए अफगान वहाँ परेशान है, पश्तून्स, वहाँ पर आपका सिंध में प्रॉब्लम है, वहाँ पर आपके बलोच पर प्रॉब्लम करें, तो पाकिस्तान तो डिसइंटीग्रेशन की कगार पर है, और झूठ मूठ में वो अपना बढ़े जा रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि जब तक दुनिया ये टेररिज्म को ये नहीं सोचेगी ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, टेररिस्ट इज ए टेररिस्ट, और उसको मारना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा किसी भी तरह से, तब तक ये समस्या नहीं जाएगी। और तब तक भारत जैसे देश जो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं 30-40 साल से, उन्हें इस तरह अपने आप ही यूनिलैटरल एक्शन लेकर के उनको अटैक करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, और अपने आप को सजग रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है ये। बिल्कुल, भारत को सजग रहकर वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपने इम्पोर्टेंट बात कही, लेकिन बात आपने दुनिया की जब बात करते हैं तो ये भी बार बार कई बार याद दिलाना पड़ता है। इतना शर्मनाक है कि दुनिया आज तक यूनाइटेड नेशन में
आतंकवाद की परिभाषा तक तय नहीं कर पाई है। आतंकवाद से लड़ना, दुनिया मतलब बयानबाजी तो खूब होती है आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ, जब अपने घर में आएगा तो आतंकवादी है, और जब दूसरे मुल्क में होगा तो वो जो है गनमैन है, वो टेररिस्ट है। बीबीसी जैसा जो मीडिया संगठन है किस तरह से आतंकवादियों को एक आइडियोलॉजिकल शील्ड देता है, अपने आप में शर्मनाक है। लेकिन जनरल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, जो अनिल जी ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई दुनिया तो अभी नहीं समझी है और ये सब चीजें हमको अपना ही तैयारी रखनी पड़ेगी। अब जबकि भारत ने, हमको पता है कि भाई वो वहां पर, जैसा रशीदी साहब ने कहा कि आतंकवाद का वो तो पेड़ है, वहां फल आते रहेंगे। अब भारत को इसका मतलब अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस, क्योंकि भारत ने अब एक नई जो है लाइन ड्रॉ कर दिया है कि भाई अगर हम पर हुआ आतंकी हमला तो हम इसे वॉर मानेंगे और उसका जवाब अपने हिसाब से देंगे। तो इसका मतलब अब भारत की जो सुरक्षा बल हैं, भारत की जो रक्षा पंक्ति है, आर्मी है, भारत के जो इंडिजीनियस जो है अलग तरह के वेपन्स हैं, वो सब हमको और ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अपने आप को और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा, ताकि हर ऐसी हिमाकत का हम और ज्यादा जोर से जवाब दें और ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएं। हाँ जी, थैंक यू। सब पैनलिस्ट को नमस्ते। जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन जो आप समझ रहे हैं कि हमको और ज्यादा बढ़ाना है, क्या हम पहले तैयार नहीं थे? हम हमेशा तैयार थे, लेकिन हमारे सैनिक बल को इस्तेमाल करने की जो प्रक्रिया है वो बदली गई। 2016 में फौजी टुकड़ी बॉर्डर पार गई, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, हमने उनके आतंकवादी ठिकानों को भस्म किया 6-7 जगह पे। फौजी टुकड़ी पैदल गई है और हमने बॉर्डर पार किया पहली बार इस तरीके से, सर्जिकल स्ट्राइक। 2019 में हमारे लड़ाकू विमान गए, अब हमने कई मिसाइल दागे हैं। क्या हो रहा है, हमारा जो वॉर मशीन है, हमारी जो सैनिक काबिलियत है, वो कभी भी कम नहीं थी। लेकिन अब हमने क्या किया है कि पाकिस्तान के लिए आतंकवाद की कीमत बढ़ा दी है। कभी ये इन्होंने पहले भी किया था, हमने कई दूसरे कदम उठाए, हमने अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पे जाके कोशिश किया, लेकिन अब हमने उनकी कीमत बढ़ा दी है कि भाई आप गोली देंगे तो गोला आएगा। तो ये फर्क है। लेकिन मैं सहमत हूं बाकी पैनलिस्ट के, ये खत्म नहीं हुआ है। आफ्टर ऑल पाकिस्तान का अस्तित्व क्या है? भारत के इतिहास और संस्कृति को अस्वीकार करना ही इनका अस्तित्व है। वो समझते हैं कि, और ये अपने बच्चों को दूध में चीनी के साथ घोल के पिलाते हैं कि भारत आपका दुश्मन है, भारत आपके दरवाजे के बाहर खड़ा है, कभी भी आक्रमण करेगा और पाकिस्तान का अस्तित्व मिटा देगा। ये झूठ है, लेकिन ये झूठ उन्होंने दूध के साथ पी के समझ लिया है। और वो ये भी जानते हैं कि सीधा युद्ध नहीं कर सकते क्योंकि उनकी काबिलियत नहीं है। तो ये परोक्ष युद्ध, प्रॉक्सी वॉर जो कर रहे हैं, और आतंकी फैक्ट्री जिस तरीके से आपने बताया कि ये फैक्ट्री अगर सोवियत यूनियन को हरा सकी तो इसी फैक्ट्री को क्यों ना हम इधर शिफ्ट करके भारत की तरफ करें। इन्होंने ये कोशिश की और ये करते रहेंगे। लेकिन अभी उनकी ये प्रक्रिया पे कीमत हमने बढ़ा दी है और ये हमेशा ये कोशिश करते रहेंगे। इतने युद्धों में, क्योंकि मुझे एक दो पहले प्रोग्राम में भी पूछा गया था, वियोन ने भी ये पूछा कि भाई 48 में हारे, 65 में हारे, 71 में हारे, पूरा सरेंडर हुआ, कारगिल युद्ध हुआ, कुछ नहीं कर पाए, तो ये समझ क्यों नहीं जाते कि ये हार गए हैं? मैंने उनको बताया भाई ये आप समझते हो ना कि वो हारे हैं, वो नहीं समझते। वो कहते हैं कि ठीक है हम युद्ध नहीं जीते, लेकिन नहीं जीतना और हारने में बहुत फर्क है जी। हम नहीं हारे, ठीक है, हम जीते नहीं, हम जीते नहीं लेकिन हम हारे नहीं, ये माइंडसेट है। क्योंकि उनको तो फर्क भी नहीं पड़ता ना, वहां पर लोग मरते हैं, लोग भूखे नंगे घूम रहे हैं, वो उसको तो वहां के हुक्मरानों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां जो सेना के जनरल हैं उनकी तो बड़ी बड़ी कोठियां जो है पेरिस में, लंदन में हमें और न्यूयॉर्क में है, और वो सब रिटायर होकर सीधा वहां जाते हैं, बच जाते हैं, आवाम को मरना के लिए छोड़ दिया है, तो उनको तो फर्क नहीं पड़ता। आतंकी भी मारा जाएगा तो उनको क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे और आतंकी वो जो है उनको बहला बहला के वो सब तैयार करते रहेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन आपने सही कहा कि भारत ने कॉस्ट बढ़ा दी है, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो दुनिया या भारत जो है कम से कम इस पर कर सकता है? मैं सुमित पीर जी आता हूं आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद मैं सुमित पीर जी के पास आऊंगा और इसको जानने की कोशिश करेंगे भारत का
मतलब डिप्लोमेटिकली, कूटनीतिक तरीके से दुनिया भर में आखिर क्या जियो पॉलिटिक्स में क्या भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदला है, ये जानने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फिर दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो खबरें आ रही हैं वो ये कि भारत ने तो उनके 100 आतंकी मारे, भारत ने तो 9 आतंकी ठिकाने उनके तबाह बर्बाद किए, लेकिन उसके बाद सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान कब तक आतंकिस्तान बना रहेगा। इतनी कीमत चुकाने के बावजूद पाकिस्तान आतंकिस्तान बनना ही उसको पसंद है। और सवाल यह भी है कि दुनिया ये सब देख रही है, उसके बावजूद कभी IMF, कभी वर्ल्ड बैंक उसको पैसा दे देता है। और अब वो कह रहा है कि जो आतंकी मारे गए, जो IMF से पैसा मिला है, अब उसको किस तरह से पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। खबर आ रही है कि जो 100 आतंकी मारे गए उनके परिवारों को जो है वो 1-1 करोड़ रुपए देगा। तो सवाल है कि 100 करोड़ रुपया तो वो आतंकियों में ही बांट रहा है। अगर ये सब कुछ हुआ तो फिर सवाल है कि आखिर इन सब का इलाज क्या है, परमानेंट इलाज क्या है। इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अम्बेसडर अनिल कुमार त्रिगुणायत जुड़े हुए हैं, जो है सीनियर डिप्लोमेट हैं। मेजर जनरल विपिन बख्शी हैं मेरे साथ, वॉर वेटरन हैं। सुमित पीर, एक्सपर्ट जियो पॉलिटिक्स के। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU। मौलाना साजिद रशीदी, इस्लामी मामलों के जानकार हैं। सुमित पीर जी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या बदला है जियो पॉलिटिक्स में? और सवाल यह कि भारत, अभी ये खबरें आ रही कि भारत जो है UNSC में जो है पाकिस्तान को एक बार फिर से कि टेरर कंट्री है उसके लिए वो सबूत रखेगा। TRF को भी एक बैन संगठन में डालने की कोशिश करेगा। इस सब का क्या लगता है आपको, क्या फर्क पाया? सबसे पहले तो अशोक जी, शोबे बुलाने के लिए आभार और सभी दर्शकों और पैनलिस्टों को नमस्कार। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का जो मोदी जी का संभाषण था उसे अब नॉर्मल स्पीच या नॉर्मल संभाषण ना देखिए। हमने आपने पढ़ा था 10 कमांडमेंट्स ऑफ मोसेस जब हम बड़े हुए थे। मैं कहता हूं देवर 10 कमांडमेंट्स ऑफ मोदी। इतिहास जब लिखा जाएगा, ये मोदी डॉक्ट्रिन में 10 कमांडमेंट्स लिखा जाएगा, जिसमें भारत की दिशा दशा और आने वाली व्यू रचना कंप्लीट बदल दी है। पूरा यू टर्न ले लिया, पूरा चेंज है, 360 डिग्री का चेंज किया मोदी जी ने। जो मोदी जी ने कहा है, पहली बात यह है कि भारत को जो भी एक्शन करना है भारत जाके एक्शन करेगा, ना अमेरिका से पूछेगा, ना चीन से पूछेगा, ना रशिया से सलाह लेगा, ना ही अरब कंट्रियों से मशवरा करने वाला। जो हमें करना वो करना। दूसरी बात, हम अब की बार प्रिवेंटिव एक्शन करेंगे, हम रिटेलिएशन नहीं करेंगे, प्रिवेंटिव करेंगे, पुनिटिव एक्शन करेंगे। पुनिटिव का मतलब है जैसी भी एक्शन करनी है जो उस चीज को पूरा बर्बाद और खत्म कर सकती है, वो एक्शन हम करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, ये कभी खत्म नहीं होगा। और हमारी नजर है पाकिस्तान पे। पाकिस्तान की सरकार हो, पाकिस्तान की मिलिट्री हो, अगर आप आतंकवाद को खाद पानी देते हो, हमारे लिए मसूद अजहर में और आसिम मुनीर में कोई डिफरेंस नहीं है। ये लगभग हमने क्लियर कर दिया। आज कासिम सुलेमानी की आप बात करें, अब इस्माइल हनिया की बात करें, हसन नसरल्लाह की बात करें, आसिम मुनीर की बात करें, एक ही श्रेणी में घोषित करके डाला है उनको। हमने घोषित किया, बाकायदा ये है। और हमने पाकिस्तान को बोला या तो आतंकवाद को समर्थन देना बंद करो, वरना पाकिस्तान ही नहीं रहेगा। ये तो मिलिट्री डोमेन में हमने किया, नया डॉक्ट्रिन बताया। उसके अलावा आप देखिए, पानी बंद किया, बिल्कुल किया। और आप देखिए, अगर पानी बंद रहा 2-3 महीने में, 6 महीने में उनकी जमीन बंजर हो जाएगी साहब, वापस आप उसको उपजाऊ नहीं बना सकते। दूसरा काम, हमने ये भी बोल दिया कि किसी ने मध्यस्थता नहीं की। ट्रंप साहब का दावा था जी मैंने मध्यस्थता नहीं। भारत ने अगर जो युद्ध विराम किया था टेम्परेरी, जो है अपनी शर्तों पे अपनी मर्जी से किया।
और अगर आप ये जो कैराना हिल की बातें कर रहे थे अशोक जी, अगर ये चीजें सत्य साबित होती है तो मोदी जी ने एक नई चीज की है जो दुनिया समझ नहीं पा रही है। देखिए, एक तो कन्वेंशनल वॉरफेयर यहाँ, एक है न्यूक्लियर वॉरफेयर यहाँ, इसके बीच की एक लाइन, एक बीच की एक श्रेणी है जहां कन्वेंशनल वॉर करते करते एक ऐसी न्यूक्लियर चोट करते हो, न्यूक्लियर वॉरफेयर करे बिना आप न्यूक्लियर क्षति पहुंचा देते हो। यानी कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर असला था वो पाकिस्तान की बर्बादी का कारण बन रहा, उनके विनाश का कारण बन रहा। हमारा तो दूर की बात है, हमारा क्या करेगा, उस असले की बर्बादी से आपको खुद बचना पड़ेगा। ये एक नया डॉक्ट्रिन है, एक नई चीज है जो सामने आई है, और हमने 13 में से 12 एयरबेस से बर्बाद कर दी, उनको दिखा दिया ऊपर से लेके नीचे तक हम तुम्हें ठोक सकते हैं। हमारा एयरफील्ड जो हमारे एयर शील्ड से 100% एफिशिएंट है, आयरन ड्रोम भी 97-98% एफिशिएंट है अशोक जी, हम 100% एफिशिएंट है। दूसरी बात, जो हमारे अस्त्र गए हैं, अब मैंने सुना काफी नए अस्त्रों का भी यूज किया, अचूक थे, 100% हिट रेट थी। 2.5 घंटे में पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स को मिलियामेट कर दिया और वापस आ गए। और ये सोचिए, पहले कहते थे कि भाई इजराइल और अमेरिका इस तरह के ऑपरेशन कर सकता, भारत उस श्रेणी में नहीं आ गया है। भारत नंबर 1 है, क्योंकि इजराइल का मुकाबला हमास हिजबुल्लाह से है, आप जानते हो उनके पास क्या हथियार है। अब अमेरिका जाके हुतियों को के साथ करे, अफगानिस्तान में करे, उनके पास ज्यादा फायर पावर नहीं है। हमने किसके साथ किया सर? हमने किया न्यूक्लियर पावर्ड रोग रिजीम है जो है पाकिस्तान, उसके साथ किया। दुनिया के इतिहास में आज तक कभी नहीं ऐसा हुआ। दूसरी पावर के साथ ये 2.5 घंटे में नहीं किया सर, 2.5 घंटे में मिलियामेट कर दिया। इतना कर दिया, 12:37 में उन्होंने हमारे एमएचए को फोन किया, गुहार करे थे माई बाप छोड़ दो। 3:30 बजे गाई साहब ने उनसे बात की, और 5 बजे हमने बोल दिया टेम्परेरी युद्ध विराम, फिर आओगे फिर मारोगे। और अब की बार मोदी जी का संभाषण सुनने के प्रोपोर्शनल और रिटेलिएटरी वर्ड खत्म है। प्रोपोर्शनल की कोई बात नहीं, रिटेलिएटरी की कोई बात नहीं है। मैं मौलाना साहब को यहां आश्वासित कर दूं, अगर हमाकत की या हमें लगा वो हमाकत करेंगे तो पेड़ काटने की क्षमता भी रखते हैं। ये हमने दुनिया को डिक्लेयर कर दिया, कोई मध्यस्थता नहीं होगी। अगर बात होगी पीओके पे होगी, टेरर पे होगी, ट्रंप हो चाइना हो, कोई भी हो, कोई बात नहीं होनी भाई साहब पाकिस्तान से, ना हुई है ना होगी। ये जो चीजें मोदी जी ने बता दी और आर्म फोर्सेस को अपने खुली छोड़ दे दी, आपको जो करना करो, पाकिस्तान का आपने प्रोपेगेंडा ध्वस्त किया। इसी के साथ आपने एक नए भारत का एक इमेज दुनिया को दिया, और जिसमें यह है कि भारत अपने फैसले खुद लेता है, भारत वो करेगा जो चाहेगा। और भारत की अगर 4th बिगेस्ट मिलिट्री है, ये कहने को नहीं, ये दमखम भी रखती है डिलीवर करने की। और अगर दुनिया में मिलिट्रियों की केस स्टडी लिखी जाएगी जो हमारे सुरक्षा बलों ने किया है, सर ये जनरल साहब यहां बैठे ही आपको बताएंगे, इसका कोई पैरेलल नहीं आज तक। कोई भी इतिहास उठा के देखिए, कोई भी केस स्टडी उठाइए देखिए, दुनिया के हर आर्मी ट्रेनिंग में, हर मिलिट्री ट्रेनिंग में ये केस स्टडी पढ़ाई जाएगी। और जिस इस्लामिक बम से, जिस ये न्यूक्लियर बम से हमें डराते थे, मोदी जी ने कहा नो न्यूक्लियर ब्लैकमेल विल वर्क, क्योंकि अशोक जी संभवतः न्यूक्लियर तो बचा ही नहीं है। अगर बचा होगा तो ब्लैकमेल करिएगा ना साहब, बचा ही ना हो। उसके बारे में जो खबरें आ रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। भारत ने तो कह दिया कि हाँ हमने किराना पहाड़ियों पर ठोका है, और उसके वीडियो भी आ गए। वहां के खुद लोग बता रहे हैं कि भारत ने किराना पहाड़ियों को ठोका है, और पाकिस्तान के ही विशेषज्ञ कह रहे हैं कि हाँ किराना पहाड़ियों पे हमारे जो है परमाणु आर्सेनल हैं, और वहां पे जो खबरें आ रही हैं कि उनके जो तमाम गेट्स से उनके दरवाजों पे भारत ने ठोका है। और अब वो जो है अंदर जो है क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। जो आपने सही कहा, वो अपने परमाणु हथियारों से खुद मर रहा है वो देश, जो स्थिति आ रही है। एग्जैक्टली वही चीज है। तो इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसा दुनिया में शायद जो है कोई उदाहरण नहीं है, और दुनिया में आज तक किसी मुल्क ने परमाणु जो संपन्न अपने आप को देश कहता है उसको जाकर ऐसा ठोका हो, ये वास्तव में आज तक कभी नहीं हुआ। मैं आता हूं जियो पॉलिटिक्स पे भी आऊंगा, और साजिद रशीद जी आपके पास भी, अनिल जी आपके पास। एक छोटा सा मुझे और ब्रेक लेना है, क्योंकि ब्रेक के बाद अब सवाल बहुत सारे और भी हैं। अब यहां से आगे क्या, मतलब इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो कैसे, भारत कैसे आगे बढ़ेगा। भारत ने कह दिया उसकी जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग है वो तो हमें स्वीकार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास अभी विकल्प क्या है, इस पर भी आऊंगा छोटे से ब्रेक के बाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी, ये।
चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। चलिए, दो टूक हम चर्चा कर रहे हैं आज पाकिस्तान कब तक बना रहेगा आतंकिस्तान। अब भारत ने तो ये कह दिया कि अब कभी भी आतंकी हमला होगा अपने हिसाब से भारत जवाब देगा, घर में घुसकर मारेगा और ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये भारत ने स्पष्ट कर दिया। पाकिस्तान को लेकर दुनिया जो है अब किस तरह से पेश आएगी ये इम्पॉर्टेंट है, ये समझना ज़रूरी है। और साथ साथ ये कि इसके बाद आतंकी घटनाओं को लेकर के पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है, क्या वो इसी तरह से आतंकवादियों को पालना पोसना जारी रखेगा, ये तो है, इसके बिना उसका गुजारा नहीं है। पर सवाल यह है कि वो इस तरह के दुस्साहस भारत के खिलाफ करने की क्या हिमाकत कर सकता है, और कर सकता है तो भारत के सामने क्या विकल्प होगा, इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। मैं प्रोफेसर संजय भारद्वाज, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर मैं कहूँ तो भारत अब UNSC में ले जाएगा, पहले भी हम ले जा चुके हैं, बहुत बार ले जा चुके हैं पाकिस्तान को। मैं तो ये देख रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग एक जानकारी मेरे सामने आई, साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल जो है उसमें पाकिस्तान में जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन है वो 80 हैं। 80 प्रतिबंधित आतंकी संगठन है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान कहता है हमने प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन एक्टिव जो आतंकी संगठन है वो 45 हैं और इनएक्टिव जिनको बोलते हैं उनकी संख्या 26 की है। अब और वहां तो रोज नया नया आतंकी संगठन बनता है, आज पता चला एक बन गया, एक पे बैन लगा। तो सवाल यह कि दुनिया ये सब देखती नहीं क्या, और भारत अगर UNSC में ले जाएगा, TRF को प्रतिबंधित करने की बात करेगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, दो तीन बातें मैं आपके माध्यम से पहले साझा करना चाहता हूं। निश्चित रूप से भारत UNSC में ले जाएगा, UN में ले जाएगा, और भारत पहले भी ले जाता रहा है, कड़े शब्दों में हमने इस बात को अपने को रखा है। देखिए, दो तीन बातें हैं इसमें कि पाकिस्तान एक देश नहीं, पाकिस्तान एक सोच है, और एक ये सोच साजिश के तहत क्रिएट की गई है। आप ये बात मान के चलिए कि आज़ादी से पहले ही पाकिस्तान की सोच को क्रिएट कर दिया गया था। जो ब्रिटिश जो कॉलोनियल मास्टर्स की जो एक फूट डालो राज करो जो नीति थी, उसने एक पाकिस्तान की सोच को क्रिएट करके पाकिस्तान को एक देश के रूप में क्रिएट कर दिया। उसके बाद जो दूसरी जो इंपीरियल और कॉलोनियल पावर्स थी, उन्होंने भी दक्षिणी एशिया में, आप ये बात मान के चलिए कि अमेरिका के दोहरे मापदंड, हिपोक्रेसी, आतंकवाद पे क्यों है, क्योंकि वो, और ये देखिए कि जो घटना पहलगाम हुई और अभी जो हमारा ऑपरेशन 7 मई को हुआ, उससे पहले ही, एक दिन पहले ही उन्होंने $1 बिलियन, IMF ने $1 बिलियन का बेल आउट दिया पाकिस्तान। ये सोची समझी साजिश के तहत वेस्टर्न पावर्स ने, वो वहाँ के खुद ही जो डिफेंस मिनिस्टर है इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आतंकवाद का एक डर्टी गेम हम वेस्ट के इशारों पे कर रहे हैं। तो यह बात मान के चलिए कि आज भी जो आतंकवाद की जो पनाह है, जो डबल स्टैंडर्ड है, उसमें भी वेस्टर्न पावर सक्रिय है। इसमें दूसरी बात जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, तो मैं दो बातें आपके सामने साझा करूंगा कि जब पाकिस्तान में इंटरनल क्राइसिस होता है, चाहे वो बलूचिस्तान से संबंधित क्राइसिस हो, सिक्योरिटी क्राइसिस हो, या आप इकोनॉमिक क्राइसिस हो, या बाकी पॉलिटिकल क्राइसिस हो, तो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आर्मी इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देती है और आतंकवाद को और कश्मीर और भारत से संबंधित बातों को, पहलुओं को आगे बढ़ाती है। और ये बात आप मान के चलिए कि जो मिडिल लेवल के जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, ये उनका एक स्टेबल डाइट है कि हमको प्रॉक्सी क्रिएट करना है, और प्रॉक्सीज के माध्यम से जो वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको क्रिएट करके इस तरीके की, ताकि वो उनका वजूद बना रहे और पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान पे अपनी सत्ता काबिज कर पाए। अब बात आती है कि भारत इसमें क्या करता है। भारत के सामने दो विकल्प, बड़े विकल्प हैं। पहली बात की जो अंतर्राष्ट्रीय विकल्प की मैं बाद में आऊंगा। पहला जो डोमेस्टिक फैक्टर, जो भारत की अपनी नीति है, तो दो तरीके की भारत ने नीति पहले अपनाई, सॉफ्ट पावर के रूप में रहा, लेकिन भारत ने जो हार्ड पावर के रूप में जो नीति अपनाई, उसमें दो हैं
पहली बात की डिटरेंस बाय पनिशमेंट। अगर आप सुधरे नहीं, अब हम आपको गोली से नहीं, अब हम गोले से मारेंगे। तो हमने एक तरीके की नीति को बड़े अंजाम में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को साबित कर दिया कि भारत एक मिलिट्री पावर है और भारत हर तरीके की आपदा से निपटने के लिए सक्षम है। दूसरी जो स्ट्रेटजी है वो भारत एक डिनायल स्ट्रेटजी जिसको कहें कि निश्चित रूप से अब हमको अपने बॉर्डर्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, चेक पोस्ट को अपग्रेड करना पड़ेगा, इंटेलिजेंस सर्विसेज को और मजबूत करना पड़ेगा कि जो ये वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो पाकिस्तान आर्मी के इशारे पर सारी गतिविधि करती हैं उनको यहाँ पर एंट्री ना मिले। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये भारत को स्ट्रांगली बहुत ही विजिलेंट वे में हमको अपनानी पड़ेगी ताकि ये वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं घुस पाए। और ये देखिए पाकिस्तान सिर्फ यहीं पर ही एक्टिव नहीं है, पाकिस्तान आज बांग्लादेश में भी ISI एक्टिव है, वो म्यांमार में भी एक्टिव है। रशीदी जी कुछ कहना चाहता है? रशीदी जी। देखिए अशोक जी, मैंने सारे पैनलिस्टों को सुना, बड़ी माजरत के साथ मैं कहता हूं सब लोगों से, ये सब किताबी बातें हैं। मैं एक अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूं। एक मिनट संजय जी, एक मिनट। हाँ, ये सब किताबी बातें हैं जो आप कर रहे हैं। पाकिस्तान का हाल वो है, आपने मिसाल सुना होगा कि जब आदमी नंगा हो जाता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता। खोने के लिए पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, ना उसके पास अपना पैसा है, ना उसके पास अपनी कोई स्ट्रेटेजी है। अभी जो साहब ने बताया कि पाकिस्तान एक सोच का नाम है, सोच उसकी होती है, कोई भी मुल्क हो या कोई भी आदमी हो जो आज़ाद होता है, अपने तौर से काम करना चाहता है। पाकिस्तान तो आज़ाद न पहले था ना आज है। पाकिस्तान की सोच दूसरे मुल्कों के हाथों में है, जो उनको पैसा देते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। पाकिस्तान उन्हीं की सोच पर चलता है। पाकिस्तान की सोच ना कभी बन सकती न कभी बनेगी। दूसरी बात, दूसरी बात, मैंने भी यही बात कही है, क्रिएट की गई है। और ये बात मान के चलिए कि जो जिन्ना का भी जो आइडिया था, जो इसको कहते हैं अलीगढ़ी स्कूल ऑफ थॉट से प्रभावित था, वो निश्चित रूप से देखिए कंफ्यूजन पहले दिन से था कि वो इस्लामिक स्टेट चाहते हैं कि स्टेट फॉर मुस्लिम चाहते हैं। अरे सर देखिए, मैं पाकिस्तान को ज्यादा जानता हूं, ना पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है, ना पाकिस्तान अब मुसलमान देश रहा। ओके पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है। सुमित जी। हाँ अशोक जी, देखिए एक बात यहाँ मैं डायरेक्ट बोल दूं, ये जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने किया है, देखिए अगर आप न्यूक्लियर पावर जो वो इस्लामिक बॉम्ब का चूरन बेच के 75 साल से ज़कात और खैरात उसे इस्लामिक वर्ल्ड से इकट्ठे करता था पाकिस्तान, अगर आपने उसमें सेंध लगा दी है, अगर आपने चाइनीज हथियारों को निरस्त कर दिया, PL-15 को, उनके रडारों को निरस्त कर दिया, और हमने कहा है सर जरा ध्यान दीजिएगा, मिनिमम 100 आतंकवादी मर रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा मैक्सिमम ये मरे, मिनिमम। मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता, पहली बात। और अगर इतने कैंप और इतना नाश हो, 100 आतंकवादी नहीं मरे, बहुत मरे। दूसरी बात, ये जो रेडिएशन वाला प्रकरण हुआ अशोक जी, क्या रेडिएशन मानेगी सामने कौन है? अगर रेडिएशन लीक वाली घटना सत्य है, ये रेडिएशन आदमी में डिफरेंशिएट नहीं करती, ना हिंदू मुसलमान का डिफरेंशिएट बिल्कुल खत्म कर देती, बर्बाद कर देती। यानी कि जो हमारी तबाही का सामान तुमने जुटाया था, उस तबाही के सामान अब खुद बचने वाली परिस्थिति में रखे, ये होता है इम्प्लीकेशन। मुझे अनिल जी के एक छोटा सा ब्रेक, अनिल जी के पास जाना। एक मिनट सर, एक मिनट, अनिल जी के पास आ रहा हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। चलिए
चलिए, पाकिस्तान कब तक आतंक के साथ, इसी पे चर्चा कर। अनिल जी, समय कम है, लेकिन ये जानना चाह रहा हूं कि जैसे मौलाना साहब कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में तो अपनी सोच ही नहीं है, उसके पास अपनी सोच नहीं है, वो तो वेस्ट के इशारे पर जो करता रहा, वो वहां के लोग भी कहते रहे हम तो वेस्ट का कचरा साफ करते रहे। सवाल यह कि ट्रंप जब आए थे तो एक उम्मीद थी कि ट्रंप जो है इसको लेकर के, और खास करके जो आतंकवाद है उसको लेकर के उनकी एक बड़ी जो है स्ट्रांग पॉलिसी होगी, लेकिन अभी फिलहाल लोग थोड़ा सा निराश हैं भारत में, क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, हमें प्रेसिडेंट ट्रंप के कोई मतलब नहीं है। वो 9/11 के बाद में उन लोगों ने, आप ये सोच लीजिए कि दुनिया ने तभी ये समझना शुरू किया कि टेररिज्म नाम की कोई चीज है। अब 9/11 हुआ, उससे पहले तो ये एडमिट भी नहीं करते थे कि टेररिज्म हो रहा है भारत के खिलाफ। हम बार बार कहते जाते थे, तो जब अपने पे आई तब इनको समझ में आता है। अब भी यही बात है। देखिए, आज उन्होंने हाथ मिलाया किसके साथ में? सीरिया के अल शारा के साथ, जो अलकायदा और आईसिस के बड़े माने टेररिस्ट हैं। खुद $10 मिलियन की बाउंटी उन्होंने उनके ऊपर रखी है। तालिबान जिसको साथ 20 साल तक लड़ने के बाद बाकायदा उनको फिर वो राज देके गए। तो आप इन लोगों से ये ना सोचिए, बगदादी था जो आईसिस का लीडर, वो भी इनके यहाँ पे कब्जे में था। तो अगर आप ये सोचें, उनके लिए ये एक टूल है और उस टूल को वो यूज करते हैं जहां भी जैसा ठीक बनता है उनके लिए। उनका अपना देश पहले, दोस्ती ये सब अपनी जगह है। मैं रियलिस्ट हूं और मैं समझता हूं कि हमको अपने आप को ही सक्षम बनाना है, हमें किसी और पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, सहायता आती है तो ठीक है, इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन होता है तो जी। सबसे बड़ी बात है कि हमको अपने आप ही खुद को सक्षम बनाना है, और खुद जो है ऐसी आतंकी वारदात हो या उनके आका की कोई नापाक हरकत हो, हमको खुद जवाब देना है और मुंह तोड़ जवाब देना है। ऐसा जवाब देना है कि पाकिस्तान धीरे धीरे बिखर जाए, टूट जाए, खत्म हो जाए। शायद यही एक समाधान होगा, न सिर्फ भारत को आतंकवाद से बचाने का, बल्कि दुनिया को आतंकवाद से बचाने का, क्योंकि दुनिया माने ना माने आतंक का आका, कारखाना आतंक का वो पाकिस्तान है। हर आतंकी घटना के पीछे पाकिस्तान का हाथ जरूर निकलता है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।